हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी साधनार्जुन। आज लॉ ऑफ टॉर्ट का लास्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और लास्ट लेक्चर हमारा है रेमेडीज अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। इससे पहले भी रेमेडीज जो है वो वर्ल्ड टॉर्ट में कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे इविजस, इविरिमीडियम, इविरिमीडियम, इविजस, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। लेकिन स्पेसिफिक अगर हम बात करें रेमेडीज अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट की, तो एक ये कॉन्सेप्ट है कि रेमेडीज क्या होते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या पोजीशन है इसकी। दूसरा ये है कि रेमेडीज का कॉन्सेप्ट जो है इसमें हम आपको बताएंगे ब्रीफ में, क्योंकि इसके कुछ टॉपिक जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट में बहुत डिटेल में पढ़े जाते हैं। तो जैसे जैसे वर्ड्स आएंगे तो हम बता देंगे ये आपको किस टॉपिक के साथ है। यहाँ पे हम आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो जिस्ट है उसका, वो सब हम पूरा आपको बता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, रेमेडीज अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। अगर हम बात करें सबसे पहले कि रेमेडी होता क्या है, जनरल सेंस में अगर हम बात करें तो as we have discussed earlier that every person has some legal rights, and those legal rights must be respected by the society and must be protected by the state. And if there is any violation of these legal rights, it is called a wrong. भाई सभी के लीगल राइट्स होते हैं और ये लीगल राइट्स जो है वो सोसाइटी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, स्टेट को प्रोटेक्ट करनी चाहिए। और फिर भी अगर इन लीगल राइट्स को कोई वायलेट करता है तो ये कहा जाता है कि ये गलत हुआ है। तो गलत हुआ है तो उसको सही करने का काम किसका है? स्टेट का ही है। पहले तो कोशिश करेगी स्टेट, ये कोशिश करेगा कि आपके साथ गलत ना हो, और अगर गलत हो गया है तो उसको सही किया जाए। अब गलत को सही यही किया जा सकता है कि आप जिस पोजीशन में पहले थे, ये रॉन्गफुल एक्ट होने से आपको उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करना। अगर हम रेमेडी की बात करें तो हम लीगल रेमेडी कह सकते हैं कि अगर किसी के लीगल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो उसको उस पोजीशन में रखना जिस पोजीशन में वो तब होता अगर उसके इस राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ होता। यहां पे अगर हम बात करें तो लीगल रेमेडीज कई तरीके की हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास कोई बिलोंगिंग्स है, कोई चीज है उसकी, और उससे वो चीज जो है वो छीन ली जाती है, तो उसकी रेमेडी यही हो सकती है, पहली बात तो उसको वो चीज आप वापस करवा दो। अगर पॉसिबल नहीं है तो इन द फॉर्म ऑफ मनी आप उसको कंपनसेट कर दो। और कभी कभी क्या होता है कि एज अ पनिशमेंट भी रेमेडी अवेलेबल कराई जाती है आपको। जैसे एब्सोल्यूट लायबिलिटी में आपने देखा था कि आपका जो नुकसान हुआ है वो कम हुआ है, उसके बाद उससे ज्यादा भी आपको कहा जा सकता है कंपनसेशन देने के लिए जिसका आपने नुकसान किया है। और ये एग्जाम्पलरी प्यूनिटिव फॉर्म में भी हो सकती है या पनिशमेंट फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये तो एक इसका जनरल इंट्रोडक्शन है। Or we can say when the aggrieved person is taken back to the position that they were enjoying before their rights were infringed, they are said to have been provided with a legal remedy. There are various types of legal remedies. For instances, or for example, if something that belongs to you has been taken away from you by a party or by any other person, the court can either ask them to pay you back in money or ask them to return your belongings as they were, and may also punish the party in some cases. यहाँ पे एक टर्म इन्होंने यूज किया है, ask them to return your belongings as they were, क्योंकि मान लीजिए हमसे जो चीज छीनी गई सही थी, अब छीने में या लेने में अब आपने उसको डिस्ट्रॉय हो गई वो, या उसकी जो वैल्यू थी वो कम हो गई, आप कोर्ट का ठीक है आप इनकी चीज वापस कर दो, तो वापस करने से तो मेरा काम नहीं चलेगा ना, नुकसान तो हो ही गया। तो इस कंडीशन में इन द फॉर्म ऑफ मनी कंपनसेट कर दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये पॉसिबल है तो जो बिलोंगिंग्स है उसी को वापस करा दिया जाता है। तो ये सब चीजें हैं वो क्या कहलाएंगी? रेमेडी कहलाएंगी। अगर हम बात करें लॉ ऑफ टॉर्ट में, तो अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट रेमेडीज में भी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज जुडिशियल रेमेडीज एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। दो पार्ट्स में हम रेमेडीज को डिवाइड कर सकते हैं, एक जुडिशियल होता है और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल होता है। Judicial remedies, as the term suggests, these are the remedies that the courts of law provide to an aggrieved party. मतलब अगर आपका कोई
लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है, आपको रेमेडी चाहिए, आप कोर्ट गए, कोर्ट में जाके आपने कोर्ट से कहा कि हमको ये रेमेडी दिलवाइए, तो कोर्ट से आप जो रेमेडी मांगेंगे या कोर्ट जो रेमेडी दे सकती है वो जुडिशियल रेमेडीज कहलाएंगे। there are three main types of judicial remedies, that is damages, injunction and specific restitution of property। एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें डैमेजेस की, damages means an amount of money paid to the plaintiff or aggrieved person to bring them back to the position in which they were before the tort had occurred। वही बात आ गई। डैमेजेस मतलब ये इन द फॉर्म ऑफ मनी हो सकता है जिसमें किसी एग्रीव्ड पर्सन को उस पोजीशन में लाना जिसमें वो होता अगर ये टॉर्ट उसके साथ ना हुआ होता। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि डैमेजेस और डैमेज में कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज डैमेजेस इज नॉट अ प्लूरल ऑफ डैमेज विच मीन्स इंजरी और हार्म। डैमेज का मतलब होता है इंजरी या हार्म, तो डैमेजेस का मतलब ये नहीं है कई इंजरीज हो गई या कई हार्म्स हो गए, नहीं। डैमेजेस का मतलब है कंपनसेशन, रेमेडी, इधर फॉर्म ऑफ मनी, और अगर वो बिलोंगिंग्स है उसी को आपने वापस करवा दिया तो वो हो गया। तो यहाँ पे स्पेशली हमें ये ध्यान रखना है कि जिस पोजीशन में वो होता अगर टॉर्ट ना हुआ होता तो ये सब चीजें डैमेजेस में आ जाएंगे। अब टाइप्स ऑफ डैमेजेस की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे जो डैमेजेस के टाइप्स हैं वो चार हैं। एक कंटेम्पशियस है, नॉमिनल है, सब्सटेंशियल है, प्यूनिटिव और एग्जाम्पलरी है। अब बहुत इजी वे में कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लीजिए। देखिए कंटेम्पशियस में भी जो अमाउंट होता है वो बहुत लो होता है और नॉमिनल में भी अमाउंट बहुत लो होता है, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है। कंटेम्पशियस में जो अमाउंट है वो लो इसलिए होता है क्योंकि अग्रीव्ड पर्सन भी नेग्लिजेंटली काम करता है, उसकी भी गलती होती है। जबकि नॉमिनल में लो इसलिए होता है क्योंकि देयर इज नॉट एनी रियल हार्म और इंजरी टू द एग्रीव्ड पर्सन। उसके लीगल राइट का वॉल्यूशन तो होता है लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होता, तो नॉमिनल डैमेज दिया जाता है। कंटेम्पशियस में भी कम इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो खुद गलती पे होता है। सब्सटेंशियल का मतलब हो गया एक्चुअल डैमेज, जितना आपका नुकसान हुआ है उतना ही आपको कंपनसेट कर दिया जाएगा। और एग्जाम्पलरी और प्यूनिटिव का मतलब होता है ये सबसे ज्यादा होता है, पहली बात हाईएस्ट अमाउंट होता है ये डैमेजेस में। और इसमें क्या होता है कि जो आपका नुकसान हुआ है उससे ज्यादा भी दिलवाया जा सकता है एज अ पनिशमेंट। प्यूनिटिव का मतलब होता है पनिशमेंट। जैसे जब एक लेक्चर अभी पिछला अगर आपने हमारा देखा होगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का डिफरेंस, तो उसमें एक डिफरेंस ये भी है कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी में जो डैमेज होते हैं वो डिटरेंट थ्योरी पे डिपेंड करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिटरेंट होते हैं, मतलब एज अ पनिशमेंट जितना नुकसान हुआ है उससे ज्यादा भी दिया जा सकता है। तो ये चार तरीके के डैमेजेस होते हैं, कंटेम्पशियस, नॉमिनल, सब्सटेंशियल एंड एग्जाम्पलरी। इंजंक्शन, इंजंक्शन अगर आप समझो तो ये एक ऑर्डर ही होता है कोर्ट का जिसमें कोर्ट जो है एक इक्विटेबल रेमेडी देता है, जिसमें ये किसी पर्सन को किसी काम को कंटिन्यू करने के लिए कह सकता है, किसी काम करने के लिए मना कर सकता है, ठीक है। एक्चुअल में ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के साथ। दूसरा सीपीसी के साथ इंजंक्शन का हम पोर्शन पढ़ते हैं। अब भी यहाँ पे आप ये समझ सकते हो इंजंक्शन भी एक तरीके का ऑर्डर ही होता है कोर्ट का, जिसमें ये चीजें कोर्ट कह देता है कि या तो कोई काम आप कर रहे हो तो उसको मना कर देता आगे ना करो। जैसे एग्जांपल आप समझ लो, जैसे किसी का कोई न्यूसेंस क्रिएट किया किसी ने, तो कोर्ट ये इंजंक्शन कर सकता है कि भाई आप क्या करो, ये न्यूसेंस क्रिएट करना बंद करो, ये भी इंजंक्शन है। कभी कभी होता है कि जैसे ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, ए कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, बी कहता है मेरी है। अब कोर्ट जब तक ये डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी किसकी है, तब तक मान लीजिए ए ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, तो एक वो इंजंक्शन दे सकता है कि इसको एज इट इज रोक दो, अभी कुछ आप इंस्ट्रक्शन ना करो, ना कंस्ट्रक्शन करो और ना इस पे आप कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करो या तोड़ो, तो जैसी पोजीशन है वैसी बनाए रखो, ये भी इंजंक्शन हो सकता है। तो ये तो एक इंजंक्शन होता है जो कोर्ट दे सकता है। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब जो भी प्रॉपर्टी किसी ने आपसे ली है वो आपको वापस दिलवा देगा कोर्ट, वही प्रॉपर्टी दी, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी।
तो ये 3 चीजें हमें जुडिशियल में पढ़नी है, डैमेजेस, इंजंक्शन, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, इंजंक्शन नाम से इजी है, उसमें कोई खास चीजें नहीं है। हाँ, डैमेजेस को थोड़ा सा टेक्निकल है, क्यों? क्योंकि डैमेज से कंपेयर लोग करने लगते हैं। तो डैमेजेस 4 तरीके के होते हैं, कंटेम्पशियस, नॉमिनल, सब्सटैंशियल एंड एग्जेम्पलरी और प्यूनिटिव। कंटेम्पशियस में लो अमाउंट होता है, वजह क्या होती है? कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस की वजह से। नॉमिनल में भी लो अमाउंट होता है, लेकिन रीजन क्या होता है कि लीगल राइट का वायलेशन तो हुआ है लेकिन कोई हार्म नहीं हुआ है। 2 चीजें। सब्सटेंशियल का मतलब एक्चुअल, और प्यूनिटिव या एग्जाम्पलरी का मतलब जो भी इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट अगर दे दिया जाता है। ये तो होगा हमारे डैमेजेस। इसके बाद इंजंक्शन, रेस्टिट्यूशन ऑफ, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। रेस्टोरेशन होता है मतलब जो प्रॉपर्टी अगर किसी ने कोई ले ली है वो आपको वापस दिला जाए। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज का मतलब होता है कि कोर्ट अगर कोई रेमेडीज आपको दिलाएगी तो वो जुडिशियल हो जाएगी। एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब होगा कोर्ट के बाहर अगर आपको कोई, जैसे किसी ने कोई चीज ही आपकी ले ली है, तो ये आपका भी राइट है। हर पर्सन को ये राइट दिया गया है कि वो अपनी अपनी बॉडी की प्रोटेक्शन कर सकता है, इवन दूसरे की बॉडी और प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। प्राइवेट डिफेंस में भी आता है ये सब चीज। अगर हम आईपीसी की बात कर लेंगे, क्राइम में जाके बात करते हैं, तो यहाँ पे आप ये समझ लो, लेकिन वो लॉफुली होना चाहिए। When a person can lawfully avoid or remedy himself without the intervention of courts, the remedies are called extrajudicial remedies. In this, the parties take the law in their own hands. अब एक्स्ट्रा जुडिशियल 5 तरीके की होती हैं, ज्यादातर तो नाम से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे एक्सपल्सन ऑफ ट्रेसपासर। एक्सपल्सन ऑफ ट्रेसपासर का मतलब क्या है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने ट्रेसपास किया, आप उसे बाहर निकाल सकते हो। री एंट्री ऑन लैंड, अगर आपको आपकी जगह से किसी ने बाहर निकाल दिया तो आप उस पर री एंट्री कर सकते हो अपने आप। रिकैप्शन ऑफ गुड्स, अगर आपकी कोई चीज किसी ने ले ली है तो वो आप वापस ले सकते हो। लेकिन सभी में आपको लॉफुली करना है, और जो फोर्स यूज करना है वो भी रीजनेबल करना है जितना लॉ अलाउ करता है। इसका फोर्थ आता है अबेटमेंट। यहाँ पे जो अबेटमेंट है और आईपीसी में जो अबेटमेंट है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे अबेटमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है आपकी प्रॉपर्टी पे, तो आप उस न्यूसेंस को रिमूव कर सकते हैं। ये भी आपको एक राइट होता है, तो ये अबेटमेंट हो गया। लास्ट होता है इसमें डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट। नाम काफी टफ है इसका, लेकिन है बहुत इजी कॉन्सेप्ट। इसमें यह है कि जैसे कोई भी कैटल है, अगर आपकी प्रॉपर्टी पे आया है, किसी क्रॉप को या किसी चीज को उसने डिस्ट्रॉय किया है, तो आपका एक राइट अराइज होता है कि जब तक आपका नुकसान कंपनसेट नहीं कर दिया जाता है, तब तक आप उस कैटल को, उस वीड्स को अपने पोजीशन में रख सकते हैं। ये एक सिंपल सा बहुत कॉन्सेप्ट है, और हमें नहीं लगता है इसमें बहुत ज्यादा दोबारा पढ़ने की भी जरूरत है, बस नाम याद रखने हैं आपको। अगर सिंपल वे में हम बताएं तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि रेमेडीज होता क्या है। रेमेडीज का मतलब होता है कि जो पर्सन जिस पोजीशन में होता, अगर उसके साथ गलत ना होता, उसे उसी पोजीशन में रख देना रेमेडी है। 2 तरीके की होती है, जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल। कोर्ट से अगर आप लेते हैं तो जुडिशियल, खुद ही अगर आप ले लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल में 3 तरीके की रेमेडीज आपको मिलती हैं, डैमेजेस, इंजंक्शन और स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। डैमेजेस में बस ध्यान रखिएगा 4 डैमेजेस होते हैं, कंटेम्पशियस, नॉमिनल, सब्सटैंशियल और एग्जाम्पलरी एंड और प्यूनिटिव। वो भी आपको हम बता चुके हैं कि कैसे डिफरेंस होता है। इधर फिर आगे 5 ये हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल में, एक्सपल्सन ऑफ ट्रेसपासर, री एंट्री ऑन लैंड, रिकैप्शन ऑफ गुड्स, अबेटमेंट एंड डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और ये हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट का लास्ट टॉपिक है। अब आपका लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो फाइनली कंप्लीट हो गया। इसके बाद जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लेक्चर हम लोगों के स्टार्ट हो गए हैं, आईपीसी भी कंप्लीट हो गया है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग जल्दी जल्दी आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हो तो आप क्या कीजिए, इसको दूसरे फ्रेंड्स को भी अपने फॉरवर्ड कीजिए, जिससे वो भी इससे पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ में आते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो फिर इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। बाकी अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, और फिर वही अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए और कोशिश कीजिए उनकी हर बात मानने की। थैंक्स।
Thanks a lot.